इलेक्शन कमीशन भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के आर्टिकल 324, 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे इसका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। इस पर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि समय समय पे इसमें हम बदलाव कर सकते हैं। ठीक, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, राष्ट्रपति को अपॉइंट करता है। शुरुआत में जब 1950 में इलेक्शन कमीशन बना था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो पहला चुनाव करवाया था इन्होंने 1951-52 में। पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 51-52 में। 51 शुरू हुआ, 52 में खत्म हुआ। यदि वो पूछे कि भारत पहले चुनाव कहाँ पे हुए, सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए थे लोकसभा के, किस राज्य में हुए थे? हिमाचल में। कोई बर्फ गिरने की संभावना थी तो ठंड से पहले वहां पे चुनाव करवाए गए थे। पहला चुनाव भी हुआ था हिमाचल के अंदर। ठीक, शुरुआत में जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मेंबर बॉडी थी और पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे जिन्होंने चुनाव करवाए थे पहले। 1950 में इलेक्शन कमीशन बना था। डेट याद है किसी को? 25, हाँ ठीक है, 25 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी से पहले हो गया था, मतलब एक दिन पहले। चलिए, तो ये समझ आएगा, पहली बार इलेक्शन कमीशन बना 25 जनवरी 1950। अब ये इलेक्शन कमीशन है, ये चुनाव करवाता है आपके, एक तो करवाता है लोकसभा का चुनाव, एक करवाता है राज्यसभा का चुनाव, सही है, एक करवाता है विधानसभा का चुनाव, एक करवाता है राष्ट्रपति का चुनाव, एक करवाता है वाइस प्रेसिडेंट चुनाव। ये सब काम करवाने का काम किसका है? इलेक्शन कमीशन। ये सब इलेक्शन करवाने का। अब इलेक्शन कमीशन जो है शुरुआत में 1950 से लेके लगभग 1990 के दशक तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था। इसमें एक ही मेंबर हुआ करता, सिंगल मेंबर बॉडी था ये। उसके बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गया। आज ये मल्टी मेंबर बॉडी है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं चुनाव आयोग में। एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और जो बाकी होते हैं वो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त OEC। चुनाव आयोग में जो निर्णय लिए जाते हैं कैसे लिए जाते हैं? आम सहमति से, बहुमत से, तीनों मेंबर एग्री होंगे तो, कि 2 एग्री होंगे तो, कैसे निर्णय होते हैं? मेजॉरिटी वाइज। श्योर। समय समय पर राष्ट्रपति इनकी संख्या तय करता है, आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है। अब क्या होता है, चुनाव आयोग जो है ये चुनाव के समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आप सुनते होंगे अभी आचार संहिता लगी हुई है MCC, ये लागू करता है चुनाव आयोग। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि चुनावों के दौरान सभी पार्टियों के लिए कुछ नियम फिक्स किए हैं ताकि इक्वल प्लेइंग फील्ड हो। जैसे कोई ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, कोई नई स्कीम अनाउंस नहीं होगी। चुनाव घोषणा होने के बाद ये लागू होता है और चुनाव जब खत्म होता है तब MCC खत्म होता है। कई बार कहा था कि MCC कारण देश के विकास पर फर्क पड़ता है क्योंकि सरकारों का कामकाज रुक जाता है। तो मोदी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक ही बार में चुनाव हो, घड़ी घड़ी चुनाव ना हो, एक देश एक चुनाव। विपक्ष कह रहा है कि ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये MCC बावर लग जाता है तो पूरा डेवलपमेंट वर्क हो जाता है और चुनाव में पूरी मशीनरी लग जाती है और इससे देश में काफी खर्चा और लागत भी आती है। अब क्या होता है कि MCC में यदि कोई वॉयलेशन करे, पार्टी कोई इसका यदि MCC का उल्लंघन करे, वॉयलेशन करे, तो चुनाव आयोग का भाई उसके खिलाफ एक्शन लेता है। जैसा आपने सुना होगा कि आज खड़गे जी ने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के पार्टी के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि महामंत्री MCC का वॉयलेशन कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने बोला कि यदि BJP सपा आए तो अयोध्या में राम मंदिर पे बुलडोजर चलेगा। तो खड़गे जी ने कहा है कि बुलडोजर का काम हमारा नहीं है, बुलडोजर का काम BJP का है। और उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत गलत बात है कि प्रधानमंत्री MCC का वॉयलेशन कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कोई एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर। चुनाव आयोग क्या करता है, जब कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं या चुनाव का MCC का वॉयलेशन करते हैं तो चुनाव आयोग उनके ऊपर कुछ दिन के लिए रोक ला देते हैं कि आपको प्रचार नहीं करोगे, कोई वो नहीं करोगे। लेकिन चुनाव आयोग किसी पार्टी को अच्छा, जो वो चुनाव लड़ते हैं, पार्टी चुनाव लड़ती है, निर्दलीय लड़ सकते हो चुनाव,
यदि आपका कोई दल है तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना होगा, चुनाव आयोग का रजिस्टर करना पड़ेगा। चुनाव आयोग आपको दया देगी। इस समय देश में 6 नेशनल पार्टी हैं, 6 नेशनल पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, आप और कौन बचा। तो ये नेशनल पार्टीज होती है, इनको दया दिया जाता है। तो रजिस्टर्ड करने का जो हक है ये इलेक्शन कमीशन के पास है, बट डी रजिस्टर करने का कोई हक नहीं है। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है चंदा लेती है तो उसको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। भारत में लगभग मेरे ख्याल से 2,500 से ज़्यादा पार्टी रजिस्टर्ड है, लेकिन चुनाव कोई लड़ता, चुनाव एक ही लड़ती है, बाकी चुनाव लड़ती नहीं है, केवल ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। तो अभी मांग चल रही है कि चुनाव आयोग को इस तरह के एमसीसी वॉल्यूशन प्लस ऐसी पार्टियां जिनका चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको डी रजिस्टर करने के लिए पावर मिलनी चाहिए। यही आज के द हिंदू में पूरी न्यूज आई है। तो ये आप तैयार करिए, हेडिंग आइए, इलेक्शन कमीशन, डज द इलेक्शन कमीशन हैव द पावर टू डी-ऑर्गेनाइज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर वॉल्यूशन एमसीसी? नहीं है। ठीक, मांग चल रही है कि ताकि एमसीसी का वॉल्यूशन करने से पार्टी डरें, हाथ पैर फूले उनके। ठीक, अभी डर नहीं है कुछ भी। समझ लो कि हाथी के दांत टाइप का है, दिखाने को है लेकिन खाने के लिए नहीं है। ठीक, इलेक्शन कमीशन कहती है हमारे पास कोई पावर ही नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इसी को लेकर बात चल रही है कि एमसीसी के वॉल्यूशन पे डी रजिस्टर करने के लिए पावर दिया किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक, तो पहले अपन आते हैं रजिस्टर्ड पार्टीज क्या होती हैं। हेडिंग आइए, रजिस्टर्ड पार्टीज। सेक्शन 29A है आरपी एक्ट का, इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इस सिलेबस में भी आपको पता होना चाहिए, आरपी एक्ट सिलेबस में आपके, इसलिए थोड़ा ढंग से लिख लीजिएगा, आरपी एक्ट सिलेबस में भी है। सेक्शन 29A है आरपी एक्ट का, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में प्रावधान है। जिस भी पार्टी को अपना को रजिस्टर करना होता है, ये करना चाहती है कोई पार्टी, तो सबसे पहले उसे अपने पार्टी के संविधान की कॉपी चुनाव आयोग को देनी पड़ती है। जो भी पार्टी अपना को रजिस्टर कराती है सबसे पहले अपनी पार्टी का संविधान जो होता है उसकी कॉपी देती है किसको? चुनाव आयोग को। इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोलते हैं मेमोरेंडम। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान होता है, ये जिक्र होता है कि ये पार्टी भारतीय संविधान में पूरी आस्था रखती है और प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोवर्निटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी का पालन करेगी। लिख लीजिए, एग्जाम में आता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, शुड लिखा है वहां पे। उसमें प्रावधान होता है कि ये पार्टी संविधान के अंदर पूरी आस्था रखेगी। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद के सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत, लोकतंत्र सिद्धांत में आस्था रखेगी और साथ में देश की सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को बनाए रखेगी। ऐसा नहीं कि पार्टी बना के अपन नारे लगवा रहे हैं कि लड़के लेंगे अलग स्थान, लड़के लेंगे अलग स्थान, ऐसे नारे लग रहे हैं, तो ये सब नहीं, क्योंकि फिर नेशनल इंटीग्रिटी और सोवर्निटी के अगेंस्ट है। या पार्टी बना के अपन नारे ला रहे हैं कि महानी को वापस लेके आएंगे। ठीक, कहाँ चली गई महानी? इंग्लैंड, वापस आइए, जनता यहाँ है, आप वहाँ क्या कर रही हैं? ठीक, आप थी तो रेल बिछाई, आप थे, हालांकि अब मुश्किल है, मोदी जी हैं इस समय, तो अब महानी तो क्या, यहीं से वहाँ जाएंगे थोड़े दिन बाद, इंग्लैंड नहीं, वहाँ से तो क्या आएंगी, आती भी होंगी, डर के मारे नहीं आएंगी। अब आ गई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को कुछ बेनिफिट मिलते हैं। लिखिए बेनिफिट क्या क्या होते हैं। किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ बेनिफिट होते हैं, किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ बेनिफिट होते हैं। जैसे 3 बेनिफिट लिखिए। पहला, उन्हें डोनेशन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 13A के तहत टैक्स छूट मिलती है। 13A के तहत टैक्स छूट मिलती है, टैक्स छूट मिलती है, पहला काम तो ये है। दूसरा, किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलता है। जैसे भाजपा का है कमल का फूल, और कांग्रेस का हाथ का पंजा, बसपा का हाथी, सपा का साइकिल। जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके पास एक चुनाव चिन्ह होता है जिससे इस्तेमाल करती है वो। आम आदमी पार्टी का क्या है? झाड़ू है, झाड़ू है, झाड़ू है, झाड़ू है इनका। तीसरा,
जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है उसे अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए 20 स्टार कैंपेनर मिलते हैं। स्टार कैंपेनर क्या होता है? स्टार कैंपेनर उन्नति बोलते नहीं, हमारी पार्टी के स्टार कैंपेनर है ये। हाँ, हर पार्टी अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन में लिस्ट देती है कि हमारी पार्टी के स्टार कैंपेनर है। स्टार कैंपेनर जो होता है पार्टी का मुख्य प्रचार करने वाला होता है। राहुल गांधी कांग्रेस के हैं, नरेंद्र मोदी स्टार कैंपेनर बीजेपी के, कंगना रनावत भी है स्टार कैंपेनर इस बार तो, ठीक, वो भी कर रही हैं। इसी प्रकार से और भी स्टार कैंपेनर होते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने जेल छोड़ने के लिए कहा था कि मैं छोड़ दीजिए कि मैं पार्टी का स्टार कैंपेनर हूँ, मैं ही जेल में बंद हूँ, प्रचार कैसे करूँ, छोड़ दिया। अब दोबारा दूसरा के साथ रजिस्टर्ड हो गया है, तो आज उनके वो जो पीए थे वो जेल गए, कल परसों में वापस जाएंगे ये, ठीक, तब तो चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये अपने अंदर बाहर चलता रहेगा इनका इलेक्शन कंप्लीट। बाबा कह रैली में कह रहे हैं कि देखिए 4 तारीख को मैं जेल से देख के बताऊंगा परिणाम क्या रहने वाले हैं। खुद ही कह रहे हैं कि जेल जाऊंगा। हाँ, चला जाओ। इस समय देश में देखिए जो भी इलेक्टेड पार्टी होती है रजिस्टर्ड, उसको 20 स्टार कैंपेनर की लिमिट दी गई है। कितने की? 20, ठीक। ये स्टार कैंपेनर जब प्रचार करने जाते हैं तो इनका पूरा खर्चा पॉलिटिकल पार्टी देती है। बात समझ रहे? जैसे मोदी जी आएंगे तो खर्चा 2 तरह का होता है, एक पार्टी करती है, एक कैंडिडेट करता है। तो जो कैंडिडेट करता है उसके ऊपर लिमिट होती है, उसका खर्च नहीं करेगा वो, लेकिन जो स्टार कैंपेनर होगा उसका खर्चा पार्टी उठाती है। भारत में 2790 एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड, 2790, और इनमें से अधिकांश पार्टी ऐसी हैं जिनका चुनाव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, केवल वो इनकम टैक्स में छूट ले रही हैं। वोट काटते हैं, चुनाव लड़ते ही नहीं है, वोट तो काटने बहुत दूर की बात है, चुनाव लड़ते ही नहीं वो लोग। उनका केवल एक उद्देश्य है, वन लाइन, कि पार्टी को जो भी फंडिंग आएगी उसमें इनकम टैक्स में छूट मिल जाएगी, तो ब्लैक मनी को वाइट करना। अब कोई रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको बोलते हैं RUPP, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड होती है या तो नेशनल लेवल पे होगी या स्टेट लेवल पे होगी। नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल में स्टेट के अंदर इसकी प्रेजेंस है, बाहरी राज्यों में नहीं है जिसकी प्रेजेंस, ठीक, तो वो क्या होगी? रजिस्टर्ड स्टेट लेवल की पार्टी। और एक होगी नेशनल लेवल की पार्टी, जैसे बीजेपी नेशनल लेवल है, कांग्रेस नेशनल लेवल है, नेशनल लेवल है। हाँ, अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो नेशनल लेवल की, तो स्टेट लेवल की होती है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 19 के तहत सिंबल दिया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन, बाय इलेक्शन कमीशन। अब कोई पार्टी नेशनल लेवल की होगी या स्टेट लेवल की, इसके लिए क्राइटेरिया ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर गया कि नहीं तुम वहां से नेशनल तुम स्टेट। इसके लिए क्राइटेरिया यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तो रखा है नंबर ऑफ सीट्स, इतनी सीट जीतोगे तो बनोगे, या फिर इतने वोट आपको मिलेंगे तो इसमें लिखा है या तो है सीट्स। देखिए क्राइटेरिया में एक तो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स, और साथ में एंड ऑल आना, दोनों आना, एंड ऑल भी है सीट के अलावा, एंड स्लैश ऑल, एंड स्लैश ऑल, ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ वोट्स इन अ जनरल इलेक्शन टू लोकसभा और स्टेट असेंबली। तो या तो आपको सीट्स मिल जाए और साथ में आपको इतना वोट मिल जाए, ये वोट और सीट या तो लोकसभा के चुनाव में हो या स्टेट लेवल के इलेक्शन में हो, ठीक, तो ही आपको नेशनल या स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। इससे भारत में 6 नेशनल पार्टी हैं, 61 स्टेट पार्टी हैं जो रिकॉग्नाइज हैं, 6 नेशनल लेवल की पार्टी हैं और 61 स्टेट लेवल की पार्टी हैं, स्टेट लेवल की पार्टी हैं। आइए अब इशू क्या आ रहा है इस समय इंडिया में? इशू आ रहा है कि भारत में जो RUPP रजिस्टर्ड पार्टियां हैं
उनमें से केवल 1/3 ही चुनाव लड़ती हैं, बाकी का चुनाव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी हमारे इलेक्शन कमीशन के पास आरपी एक्ट में प्रावधान नहीं है कि वो किसी पार्टी को डीरजिस्टर कर दे यदि चुनाव नहीं लड़ रही है तो, या पार्टी अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रही है तो, या पार्टी के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं है। तीनों मामलों में लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर ओस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर ओस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास आरपी एक्ट के तहत कोई भी डीरजिस्टर करने की पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कोई पावर नहीं है। डीरजिस्टर जो होता है वो केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी फ्रॉड तरीके से रजिस्टर्ड हुई है तो उसका हो जाएगा। देखिए, डीरजिस्टर्ड करने का जो मामला है वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है। जैसे यदि कोई पार्टी फ्रॉड तरीके से रजिस्ट्रेशन करा के बैठी है, इसके अलावा कोई पार्टी को यदि सरकार अवैध घोषित कर दे तो रजिस्टर्ड हो सकती है। सरकार अवैध घोषित कर दे उस पार्टी को तो रजिस्टर्ड हो सकती है, या फिर वो पार्टी फ्रॉड तरीके से रजिस्टर्ड हुई हो, या फिर वो पार्टी संविधान का उल्लंघन कर रही हो, तभी उसको हम क्या कह सकते हैं, डीरजिस्टर्ड। अभी चिंता यह है कि जो आरयूपीपी हैं हमारे यहां, वो ब्लैक मनी को वाइट करती हैं, पैसे का मिसयूज करती हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है जो निकल के आ रही है इंडिया के कॉन्टेस्ट में। इसके अलावा मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के आमतौर पे वायलेशन के मामले भी आते हैं, स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से। एमसीसी में प्रावधान है कि जाति, समुदाय आदि का इस्तेमाल नहीं करना है वोट मांगने के लिए, ना वोटर्स को ब्राइब करनी है कि 500 रुपए ले लो वोट डाल देना। ये सब भी कायम है, ये सब भी वायलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा होता है। अब आइए, व्हाट नीड्स टू बी डन, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बहुत बार आ गया है, बहुत लोगों ने दिया है, लॉ कमीशन ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने खुद ने ही मांगा है। सॉल्यूशन ये है कि इलेक्शन कमीशन को डीरजिस्टर करने की पावर दी जाए। यहां पे ये लॉ कमीशन ने भी 2015 बोला था, ये बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में 2016 में कही गई थी, ठीक। और लॉ कमीशन ये कहा था कि लगातार 10 वर्ष तक यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है तो उसको डीरजिस्टर कर दिया जाए। यह कहा था लॉ कमीशन ने 2015 में। यह मांग है कि इसको डीरजिस्टर्ड किया जाए, ठीक। 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ती तो। आइए, अंडर पैराग्राफ 16A ऑफ द सिंबल ऑर्डर, ईसीआई के पास पावर है कि वो सस्पेंड भी कर सकती है और विड्रॉ भी कर सकती है रिकॉग्निशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, यदि वो एमसीसी का वायलेशन करेगी या इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस को नहीं मानेगी तो। 16A में पावर है, और ऐसा 2015 में भी हुआ था। एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी को रिकॉग्निशन सस्पेंड किया गया था जब वो ईसीआई गाइडलाइंस नहीं मान रही थी, तो 2015 में ऐसा हुआ भी था। बट ऐसा कभी कभार ही हुआ है, आमतौर पे इलेक्शन कमीशन कड़े कदम उठाने से बचता रहा है। तो ये आर्टिकल लिखा है सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं रंगराजन आर, और इनकी किताब है पॉलिटी सिंप्लीफाइड, और ये ऑफिसर्स आईएएस एकेडमी